हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अभी अपन ने इससे पहले की ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, अपन ने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और वो जो स्टेबिलिटी है वो अपन ने एक्सप्लेन की थी इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा। और वहाँ पर आपको बताया था कि जिस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है, जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो भी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अपन क्या कहेंगे, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस। तो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। इसी के साथ अपन इन जो कार्बोकैटायन है उनकी स्टेबिलिटी को समझने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को समझने के लिए आपको दो इफेक्ट बताए थे, एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो यहाँ पर आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में तो पढ़ ही लिया। अब अपन देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बंध का अनुनाद। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि जब भी रेजोनेंस होता है या फिर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है तो वहाँ पर पी पाई ओवरलैपिंग होती है और उसके द्वारा रेजोनेंस क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होता है। सिग्मा बॉन्ड्स के कारण, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के ओवरलैपिंग की वजह से होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग की वजह से यदि मॉलिक्यूल्स के अंदर रेजोनेंस क्रिएट होता है तो उसको अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा अपन कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी को किस तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं, यहाँ पर आज अपन पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जैसे अपन एक एग्जांपल ले लें प्राइमरी कार्बोकैटायंस का, और उसमें अपन पहले तो अपन ये देखें कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता कैसे है, हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से होता है और किस तरीके से उसमें ओवरलैपिंग के कारण से उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होती हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं प्राइमरी कार्बोकैटायंस, और प्राइमरी कार्बोकैटायंस में भी अपन ले लेते हैं एथिल कार्बोकैटायन। ठीक है, यहाँ पर यूं देखिए सी एच 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 सी पॉजिटिव चार्ज एच एच। आप इसको यूं देखिए कि ये जो क्या है, एल्किल समूह है। कौन सा एल्किल समूह है, CH3 एल्किल समूह है। तो ये इसकी तरह है, और यहाँ पर क्या है CH2, तो यहाँ पर ये CH2, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये किस प्रकार का कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। ओके, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर आप जानते ही हो कि जो भी कार्बोकैटायन होती है उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल होती है। तो यहाँ पर ये इसकी ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। ठीक है, यहाँ पर यूँ समझिए कि इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे जो कार्बन जुड़ा हुआ होता है उसको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है इनको अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, समझ रहे हो। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्फा कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं, और जो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है उनको अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा था कि ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यहाँ रिक्त पी कक्षक है। ठीक है, यहाँ रिक्त पी कक्षक है। तो इसको देखिए अपन यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये सी, ये वाला सी, ये वाला सी है ना अल्फा कार्बन वाला, और एक ये सी, ये वाला सी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, रिक्त पी कक्षक, इम्पिटी पी ऑर्बिटल। ठीक है ना, ये इसकी दो वैलेंसी हैं, ये दो वैलेंसी हैं जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की वहां पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और ये इसकी दो वैलेंसी हैं इस तरीके से, यहाँ पर और यहाँ पर। हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इसके बीच में ये सिग्मा बॉन्ड है।
और इस सिग्मा बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और ये सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे कि ये खाली p कक्षक, इम्पिटी p ऑर्बिटल्स और सिग्मा ऑर्बिटल्स ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, ये आपस में अतिव्यापन करते हैं। और जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग होगी तो ये बॉन्ड, ये C, फिर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड है, यहाँ पर ये C, ये तो है ही है ऐसा। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इस सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, क्योंकि कोई भी जो बॉन्ड होता है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है वो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये क्या है? एक रिक्त p कक्षक है। ठीक है, रिक्त p कक्षक, और ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, और ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग है, आप ये जानते हो कि ओवरलैपिंग 2 टाइप्स की होती है, एक कोलेटरल ओवरलैपिंग और एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग में तो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस तरीके से आते हैं, और एक्सियल ओवरलैपिंग से, या यूं कहें कि अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ओके, एक होता है कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल्स हैं वो साइड से आते हैं, और साइड से आते हैं तो वहां पर ओवरलैपिंग होती है, और ओवरलैपिंग होती है तो जैसे p ऑर्बिटल्स है तो p का ऊपर और ये नीचे, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। तो जहां पर यहाँ देख रहे हो आप कि ये जो ओवरलैपिंग है ये आमने सामने ओवरलैपिंग है या कोलेटरल ओवरलैपिंग है, तो आप इसमें देख पाएंगे कि ये कैसी ओवरलैपिंग है? कोलेटरल ओवरलैपिंग है। सहपार्श्वीय अतिव्यापन है, और सहपार्श्वीय अतिव्यापन से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ से आ गए? सिग्मा बॉन्ड से आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिक्त कक्षक और एक ये पूर्ण पूरित कक्षक, एक इम्पिटी ऑर्बिटल्स और एक फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करके यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑर्बिटल्स हैं, और ये ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके यहाँ पर क्या बना देंगे? पाई बॉन्ड बना देंगे। अब यहाँ पर H जुड़ ही रहा है, ये वाला, यहाँ पर H जुड़ ही रहा है, यहाँ पर H है ही, H है ही। यहाँ पर ये जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3 और 4 हो गई, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ गया? यहाँ पर ये जो बॉन्ड है इसकी भी वैलेंसी 4 है, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये H है, इस H के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर दे दिए इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इस कार्बन पर और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या नहीं है? कोई बॉन्ड नहीं है। ठीक है, परंतु इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है ना, देखो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कहां पर चला गया? हाइड्रोजन पर चला गया। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज से रिलक्स मिला, इसके इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंसी है उससे रिलक्स मिला, तो इसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई। तो इस तरीके का जो कॉन्जुगेशन होता है, इस तरीके के ओवरलैपिंग से इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्रिएट होती है। यहाँ पर ये कक्षक है, ये कक्षक है, ये क्या है? खाली कक्षक है। इस कक्षक के पास में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पर ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, फिर देखिए आगे, यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स जिसमें भी क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है? खाली कक्षक, इसमें ओवरलैपिंग होती है, इसमें ओवरलैपिंग होती है, तो ये यूं कहें कि ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो ये H C H H डबल बॉन्ड C H H, ये ऐसे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए ना, तो यहाँ पर तो क्या आ गया? बॉन्ड, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। ठीक है, फिर क्या होगा?
ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर तो क्या आ जाएगा, बॉन्ड, और यहां पर कुछ नहीं, यहां पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये C डबल बॉन्ड CH और H, इस तरीके से। ठीक है, यहां पर फिर देखिए, ये यहां पर तो ये H C H H C H H, और ये यहां पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप यहां पर देख रहे हो कि इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के ओवरलैपिंग के कारण से रेजोनेंस क्रिएट हो रहा है, अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। ऐसी जो घटना होती है उसको अपन बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उस पॉजिटिव चार्ज का फैलाव हो रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो रहा है, उस पॉजिटिव चार्ज का वितरण बढ़ रहा है। एक आप इसको यूं समझिए कि जैसे पॉजिटिव चार्ज एक ही कार्बन पर है, और जब पॉजिटिव चार्ज फैल रहा है, कभी इस पर है, कभी उस पर है, कभी उस पर है, कभी उस पर है, तो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे देखिए पॉजिटिव चार्ज इस पर था, यहां पर, फिर ये पॉजिटिव चार्ज था ना, ये स्पीसीज, ये शुरू वाली स्पीसीज है, इसको अपन ने ऐसे, ये वाली स्पीसीज ही इसको अपन ने ऐसे शो किया है, ये एक ही है, यहां पॉजिटिव चार्ज था, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच गया, फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के द्वारा यहां पहुंच गया, फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच गया, फिर अपने को मूल संरचना प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है वो कितनी जगह फैल गया, कितने कार्बन एटम पर फैल गया, 4 एटम पर। एक तो कौन सा, कार्बन, 1 2 और 3 कौन से, हाइड्रोजन। तो 4 जगह फैल गया, वो 4 जगह बट गया, कभी इसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फैलता है उतनी ही ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है वो क्या होती है, बढ़ती है। और पॉजिटिव चार्ज कितना फैलेगा, पॉजिटिव चार्ज कितने एटम पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है कि उसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनी है, 1 2 3 4, ये और ये तो क्या है, सेम ही है। तो 1 2 3 और 4, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बन रही हैं, 4 बन रही है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज 4 एटम के ऊपर है। 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज 4 एटम के ऊपर है, और जितना ज्यादा एटम के ऊपर होगा, या यूं कहें कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, यदि मान लीजिए किसी कार्बोकैटायन के अंदर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितनी बनी है, 4। तो यहां पर कितने हो, 6 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, 7। और 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव चार्ज कितने एटम के ऊपर फैलेगा, 7 एटम के ऊपर। और 7 एटम के ऊपर फैलेगा तो पॉजिटिव चार्ज का बिखराव ज्यादा हो रहा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का बिखराव होगा, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां पर आप देख रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज का बिखराव 7 पर होगा, या जिस कार्बोकैटायन में 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और भी ज्यादा होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज 7 एटम के ऊपर आएगा।
4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज 4 के ऊपर आएगा। जैसे ये 4 है, 3 है ना अल्फा, ये तो आप देख ही रहे हो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, 4 के ऊपर आएगा। यदि 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो 7 बनेंगे, 7 के ऊपर आएगा। और यदि 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो 10 बनेंगी, 10 के ऊपर आएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना कि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण से किस तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कैसे बताएंगे। ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स है। ये मैंने एक प्राइमरी कार्बोकैटायंस का एग्जांपल देकर के आपको समझाया है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बनती हैं। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं कि CH3 यहां पर प्राइमरी कार्बोकैटायन ही ले लूं मैं, CH3 R बराबर CH3 ये। ठीक है, इधर देखिए आप, ये कैसा कार्बोकैटायन है 3 डिग्री, ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 1 डिग्री, और ये मैथिल कार्बोकैटायन है। ठीक, यहां पर अभी आपने देखा इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज से जो कार्बन जुड़ा हुआ रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए रहते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन पार्टिसिपेट्स करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट्स करते हैं। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। किसमें है 3 अल्फा हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बोकैटायंस। इसमें देखिए यहाँ पर ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे ये कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो ये कार्बन भी कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन। ये जुड़ा हुआ है तो ये कार्बन भी कैसा कार्बन है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 और 3 6, तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए इस कार्बन से भी ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इस कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं है, और कोई कार्बन जुड़ा हुआ होता तो वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो जुड़ा हुआ होता वो क्या होते, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें तो इससे कोई जुड़ ही नहीं रहा, तो अपन क्या कहेंगे कि 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि इधर से इधर जाने पर किसकी संख्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, अभी एक एग्जांपल दिया था, और उस एग्जांपल में आपने देखा था कि 3 अल्फा हाइड्रोजन से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, मतलब एक ज्यादा बनती है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से यहां पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, 4। यहां पर कितनी बनेंगी, 7। यहां पर कितनी बनेंगी, 10। यहां पर कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। अब जितनी ज्यादा, ये क्या है यहां पर 10 क्या है, 10 क्या है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अनुनादी संरचनाओं की संख्या। ठीक है, ये कैसे बनेंगी, 9 अल्फा हाइड्रोजन के कारण से। तो 9 अल्फा हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एक बार तो, और एक इस कार्बन पर है ही, तो कितनी बनेंगी, 10 बनेंगी। तो यहां पर ये क्या है, नंबर ऑफ resonating structures due to hyperconjugation। अनुनादी संरचनाओं की संख्या, ये अनुनादी संरचनाएं किसके कारण से बनी है, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण से। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण अनुनादी संरचनाओं की संख्या
3 डिग्री कार्बोकटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण से अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी होगी? 10। 2 डिग्री कार्बोकटाइन में अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी होगी? 7। 3 डिग्री कार्बोकटाइन में अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी होगी? 4। और ये आप जानते हो, जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती हैं उस स्पीशीज का अस्थायित्व उतना ही ज्यादा होता है। या यूं कहें कि कार्बोकटाइन में पॉजिटिव चार्ज का जितना ज्यादा वितरण होता है, जितना ज्यादा डिस्पर्सल होता है, उस कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होती है। यहां पर कितने एटम पर डिस्पर्सल हुआ है, कितने एटम पर फैला हुआ है? 10 के ऊपर, 7 के ऊपर, 4 के ऊपर। तो इधर से इधर जाने पर कार्बोकटाइन की डिस्पर्सल एबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है। कार्बोकटाइन का फैलाव, कार्बोकटाइन के पॉजिटिव चार्ज का फैलाव बढ़ता जा रहा है। इधर से इधर जाने पर रेजोनेटिंग संरचनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इधर से इधर जाने पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और तो आप एक बार पुनः कह सकते हैं 3 degree carbocation is more stable than 2 degree carbocation, and 2 degree carbocation is more stable than 1 degree carbocation, and 1 degree carbocation is more stable than methyl carbocation। ठीक है, तो ऐसा ही जो ऑर्डर है वो आप किसके आधार पर एक्सप्लेन किए थे? पहले इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर। वहां पर क्या बताया था? इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। यहां पर ये एक बार ये ऑर्डर है वो किसके आधार पर एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कह रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन है, उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैपिंग करके रेजोनेटिंग संरचनाएं बनाते हैं, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतनी ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी भी उतनी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के आधार पर एक बार आप पुनः समझा सकते हैं कि मेथिल कार्बोकटाइन से 3 डिग्री कार्बोकटाइन की ओर बढ़ने पर कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। ओके, तो इस तरीके से यहां पर दो प्रभाव हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इन दोनों प्रभावों के आधार पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो कार्बोकटाइन है उनकी स्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर जैसा कि अपन पढ़ रहे थे कि इनकी स्टेबिलिटी को तो अपन किससे बता सकते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा। इसकी को किसके द्वारा बताएंगे अपन? रेजोनेंस के द्वारा, जो अपन कल नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपको ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें आप बताएंगे कि किस तरीके से इस तरीके के जो कार्बोकटाइन्स हैं उनको अपन रेजोनेंस के द्वारा उनकी स्टेबिलिटी की किस तरीके से व्याख्या करते हैं। थैंक यू।